हेलो सभी बंधुओं को नमस्कार। तो दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन सीरीज के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर जिले के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो जिला दर्शन के आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बारे में। तो इसका परिवहन कोड क्या है दोस्तों? 12 यानी कि 12 जो है डूंगरपुर जिले का परिवहन कोड है। किस जिले का परिवहन कोड 12 है? डूंगरपुर का। डूंगरपुर की जो स्थापना है दोस्तों वो की थी महारावल डूंगर सिंह ने। इन्होंने की थी डूंगरपुर नगर की स्थापना अगर पूछी जाए तो किसने की? डूंगर सिंह ने की थी। कब की थी? 1358 के अंदर। और दोस्तों आपको पता होगा कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे वागड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को मेवल नाम से भी जाना जाता है। तो इस वागड़ क्षेत्र की जो स्थापना है दोस्तों वो की थी सामंत सिंह ने। किसने की थी? सामंत सिंह ने की थी, जिसकी राजधानी क्या थी? बड़ौद थी। और ये बड़ौद कहाँ है? ये गुजरात वाला बड़ौदा नहीं, डूंगरपुर वाला बड़ौद ही है, ठीक है। तो वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, जिसकी स्थापना सामंत सिंह ने की थी। और फिर आगे चलकर यहाँ पर एक शासक हुए जिनका नाम था क्या? महारावल उदय सिंह। ये महारावल उदय सिंह वही उदय सिंह है जिन्होंने 1527 में एक युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था ना। उस खानवा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? महाराणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। तो इस युद्ध में इन्होंने महाराणा सांगा की ओर से भाग लिया था और इस युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन वीरगति को प्राप्त होने से पहले इन्होंने क्या किया? वागड़ क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया। ये देखो, ये है ना, यहाँ पे डूंगरपुर दिख रहा है और इस साइड जो है ये बांसवाड़ा, इस साइड बांसवाड़ा है और इस साइड ये डूंगरपुर है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को, वागड़ को, इन्होंने दो भागों में बांट दिया क्योंकि इनके दो पुत्र थे। दो पुत्र कौन कौन से थे? एक का नाम था पृथ्वी सिंह और एक का नाम था जगमाल सिंह। महारावल उदय सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था पृथ्वी सिंह और एक का नाम था क्या? जगमाल सिंह, ठीक है। तो पृथ्वी सिंह को तो इन्होंने दे दिया डूंगरपुर, ठीक है। क्या दे दिया? डूंगरपुर। और जगमाल को दे दिया बांसवाड़ा। तो स्वतंत्र रूप से डूंगरपुर की स्थापना का जो श्रेय है दोस्तों वो किसको जाता है? तो वो जाता है महारावल उदय सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह को जाता है। किसको जाता है? पृथ्वी सिंह को जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था इसकी स्थापना का कॉन्सेप्ट। बाकी इतिहास में थोड़ी सी जानकारी अलग रहती ही है, कुछ ना कुछ भिन्नता आपको जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं कि राजस्थान में कब शामिल हुआ था डूंगरपुर। तो राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान संघ, जो कि कब बना था? 25 मार्च 1948 को। तो राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण, जिसे हम पूर्व राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं, 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ की स्थापना हुई थी। और इसी चरण में दोस्तों डूंगरपुर शामिल हुआ था। ये रहा डूंगरपुर, ठीक है ना। तो प्रश्न आता है कि एकीकरण के दौरान डूंगरपुर जो है एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान में शामिल हुआ? तो दूसरे चरण में हुआ। और दूसरे चरण की डेट क्या है? 25 मार्च 1948। तो पहले चरण की डेट क्या है? कमेंट कर देना। चलिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां जाकर ज्वाइन कर लेना। जनसंख्या के मामले में डूंगरपुर दोस्तों 25वें नंबर पर आता है, जिसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार लगभग 14 लाख है, यानी कि 13,88,552 है। घनत्व की बात करें तो 8वें नंबर पर आता है ये राजस्थान के अंदर, 8वें नंबर पर आता है जनसंख्या घनत्व के मामले में। और इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 368 है। जनसंख्या घनत्व के अंदर बात करते हैं, वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, 595 जयपुर का सर्वाधिक है, फिर भरतपुर का है, ठीक है, कितना है? 503 है। फिर दौसा का है, कितना है? 476 है। बस इतना याद कर लो, जयपुर 595, भरतपुर 503, दौसा 476। सबसे कम किसका है? जैसलमेर का है। चलिए, कौन कौन से जिले जो हैं वो डूंगरपुर की सीमा को छूते हैं? तो ये है डूंगरपुर। अब आप देखिए नक्शे में, इस साइड से कौन छू रहा है? उदयपुर। और इस साइड से कौन है? बांसवाड़ा है, ठीक है। तो दो ही जिले हैं जो डूंगरपुर की सीमा को छूते हैं। एक राज्य भी है, गुजरात, ठीक है। तो डूंगरपुर किस राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है? तो गुजरात के साथ सीमा बनाता है। 4 भौतिक प्रदेशों में इसे पूर्वी मैदानी भाग के अंदर रखा गया है, क्योंकि माही मैदान बनाती है ना, कांठल का मैदान, छप्पन का मैदान, तो पूर्वी मैदानी भाग के अंदर ये आता है। संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग के अंदर आता है।
उदयपुर संभाग में देखो राजसमंद आ जाता है, उदयपुर आ जाता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये चित्तौड़गढ़, 6 जिले इसमें शामिल हो जाते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों राजस्थान का तीसरा सबसे छोटा जिला है डूंगरपुर, जिसका क्षेत्रफल 3770 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा तो है दोस्तों धौलपुर, है ना, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3034 है। दूसरा सबसे छोटा जिला है दोस्तों दौसा, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3432 स्क्वायर किलोमीटर है। और तीसरा सबसे छोटा जिला डूंगरपुर है राजस्थान का, जिसका क्षेत्रफल 3770 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों कौन सा है? डूंगरपुर है, जिसका लिंगानुपात कितना है? 994, सर्वाधिक। पहले नंबर पर आता है डूंगरपुर लिंगानुपात के मामले में। दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों राजसमंद, ठीक है। कौन आता है? राजसमंद, जिसका लिंगानुपात है 990। तीसरे पर आता है पाली। कौन आता है? पाली, जिसका लिंगानुपात है 987, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? कमेंट करना। मिट्टी, लाल लेटराइट। और यहाँ की जो वर्षा वाली बात करें तो अति आर्द्र जलवायु के अंदर ये आ जाता है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों कौन सा है? जैसलमेर है। कमेंट कर दिया होगा आपने। पहाड़ों की नगरी कहा जाता है किसको? डूंगरपुर को, तो इसका उपनाम है। प्रश्न आ जाएगी पहाड़ों की नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो डूंगरपुर जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको ये लिंगानुपात जनसंख्या वाले वीडियो देखने हो तो मिट्टी वाला वीडियो, ठीक है, ये सारे अपलोड कर रखे हैं, आप देख लेना एक बार चैनल पे जाकर। नदियों की बात करते हैं तो माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी यहाँ की प्रमुख नदी। चलिए इसको एक मैप के माध्यम से पढ़ लेते हैं। वैसे माही नदी का वीडियो भी अपलोड कर रखा है, तो वो जाकर आप देख लेना एक बार, ठीक है। ये माही नदी कहाँ से आती है? ये एमपी से आती है, ठीक है। अमरोरू की पहाड़ियां मेहद झील से आती है और यहाँ पर एक खांडू ग्राम से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के यहाँ से, ठीक है। यहाँ से फिर आगे एक नदी आकर इसमें मिलती है जिसका नाम है जाखम नदी, ठीक है। यहाँ पर बेणेश्वर नाम की जगह है, ये ध्यान रखना, जहाँ पे त्रिवेणी संगम होगा। और यहाँ से उदयपुर से एक नदी आती है जिसका नाम है सोम नदी, ठीक है। तो सोम, माही और जाखम तीनों मिलकर बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इस सोम नदी पर यहाँ पर है ना उदयपुर के अंदर ही एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है सोम कागदरी बांध। कौन सा है? सोम कागदरी बांध है, ठीक है। फिर उसी के ऊपर डूंगरपुर में इस पर एक परियोजना है जिसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है सोम कमला अंबा परियोजना, जो है डूंगरपुर के अंदर स्थित है सोम नदी पर। इसके अलावा जाखम नदी पर यहाँ पर जाखम बांध है, ठीक है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कितना? 81 मीटर ऊंचा बांध है। यहाँ पर इस पर माही नदी पर एक बांध है जिसका नाम क्या है? जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध, 3 किलोमीटर से भी लंबा बांध है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक गुजरात के अंदर जब जाती है तो यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, इसके ऊपर कडाना बांध है। कौन सा बांध है? कडाना बांध। तो ये है दोस्तों माही नदी, करीबन 576 किलोमीटर की लंबी नदी है। बेणेश्वर मेला, यहाँ पर माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भरता है। अभी आगे बात करेंगे हम इसके बारे में। और क्या बात करें, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? डूंगरपुर से और बांसवाड़ा से कर्क रेखा निकलती है और ये माही नदी जो है दोस्तों, कौन सी नदी? माही नदी 2 बार इसको काटती है। चलिए ठीक है, आप नदी वाला वीडियो देख लेना, उसमें और ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। जल स्रोतों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पुंजेला झील है, सोम कमला अंबा बांध है, गेप सागर झील है। ये महारावल पुंजराज ने बनवाए थे। पुंजेला झील का जो निर्माण है वो महारावल पुंजराज ने करवाया था। और इसके अलावा गेप सागर झील का निर्माण गोपीनाथ ने करवाया था, महारावल गोपीनाथ ने। इसको एडवर्ड झील के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर इसी झील में बादल महल भी स्थित है। यहाँ पर कालीबाई का पैनोरमा भी है। अब कालीबाई के बारे में आगे हम बात करेंगे। खनिज की दृष्टि से यहाँ पर देखो दोस्तों, लोहा निकाला जाता है, तो तलवारा नामक खनिज क्षेत्र है जहाँ से लोहा निकाला जाता है डूंगरपुर में। एक ये प्रश्न भी एग्जाम में काफी आ जाता है कि मांडो की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मांडो की पाल जो दोस्तों फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से फ्लोराइड निकाला जाता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा यूरेनियम, सोप स्टोन, घिया पत्थर, हरा ग्रेनाइट, वोलेस्टोनाइट इत्यादि खनिज भी जो है डूंगरपुर के अंदर मिलते हैं। बावड़ियां देख लो, डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी है, केला बावड़ी है, उदय बावड़ी है, तिरुमुखी बावड़ी है। तो कौन कौन सी बावड़ियां हैं डूंगरपुर के अंदर? एक बार वापस से देख लो। नौलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ये नौलखा तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नौलखा मंदिर जो है दोस्तों पाली के अंदर है, नौलखा
झील बूंदी के अंदर है, और नौलखा तालाब सवाई माधोपुर के अंदर है, नौलखा दरवाजा रणथंभौर के अंदर है, और नौलखा बाग जो है वो भी डूंगरपुर के अंदर ही स्थित है, और एक नौलखा आभूषण भी होता है गले का। तो नौलखा तो बहुत सारी चीज है। महारावल आस्करण की रानी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था नौलखा बावड़ी का निर्माण? महारावल आस्करण की रानी प्रेमल देवी ने जो है नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर है। किसने निर्माण करवाया? महारावल राज सिंह की रानी राम रसदे। राज सिंह जो थे यहाँ के, उनकी रानी थी राम रसदे, उन्होंने जो है त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। एक केला बावड़ी भी डूंगरपुर में ही है, ठीक है, और उदय बावड़ी भी यहाँ पर है, जिसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। ये प्रमुख बावड़ी है कहाँ की? डूंगरपुर की। सिटी ऑफ हिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों डूंगरपुर को जाना जाता है। प्रमुख मेलों की बात करें यहाँ पर तो बेणेश्वर मेला, नीला पानी मेला, रथ उत्सव का आयोजन, बीजवा माता का मेला यहाँ के प्रमुख मेले हैं। बेणेश्वर मेले की बात कर ले, बेणेश्वर तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों डूंगरपुर के अंदर। देखो माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, ठीक है, माघ माह की पूर्णिमा को मेला भरता है। यहाँ पर अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। सर्वाधिक भील जाति के लोग यहाँ पर बेणेश्वर मेले में आते हैं। वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। त्रिवेणी संगम होता है सोम माही जाखम का। संत माऊजी की तपोभूमि है। संत माऊजी के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये है बेणेश्वर मेले की कुछ खास बातें। तो बेणेश्वर मेला कब भरता है? माघ पूर्णिमा को भरता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है? तो बेणेश्वर के अंदर होती है। त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर में। कौन कौन सी नदियों का? सोम माही और जाखम का। संत माऊजी की तपोभूमि कहाँ है? बेणेश्वर के अंदर स्थित है। बेणेश्वर कहाँ है? नवाटपुरा के अंदर स्थित है। चलिए प्रमुख मंदिर की बात करते हैं। यहाँ पर मुरला गणेश मंदिर है, मुरली मनोहर मंदिर है, गौरीबाई का मंदिर है, श्रीनाथ जी, संत माऊजी, देव सोमनाथ का मंदिर, विजय राजेश्वर मंदिर कहाँ के प्रमुख मंदिर है? डूंगरपुर के प्रमुख मंदिर हैं। गौरीबाई का मंदिर जिन्हें वागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है, तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था शिव सिंह ने, ठीक है। गौरीबाई का मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर है। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो गौरीबाई को कहा जाता है। इन्होंने भी दोस्तों मीरा के समान ही भगवान कृष्ण की पूजा की थी। कम उम्र में विधवा हो गई थी, तो इन्हें वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर श्रीनाथ जी की भी मंदिर है। श्रीनाथ जी जैसे वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, पर इनका मुख्य मंदिर तो वहाँ है नाथद्वारा राजसमंद में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी है डूंगरपुर के अंदर। संत माऊजी की बात करते हैं तो संत माऊजी का जन्म हुआ था साबला गांव डूंगरपुर के अंदर। इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है और इन्हें भगवान कृष्ण का निष्कलंक अवतार माना जाता है। और इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया था वो निष्कलंक संप्रदाय चलाया गया था। और इनकी जो वाणी है, जिसमें संग्रह है इनकी वाणी का, इनके उपदेशों का, उसे चोपड़ा के नाम से जाना जाता है। तो चोपड़ा जो ग्रंथ है एक, जिसमें संत माऊजी की जो उपदेश है वो संग्रहित है चोपड़ा ग्रंथ के अंदर। इन्हें कृष्ण का कलयुगी अवतार कहा जाता है। किनको? संत माऊजी को। निष्कलंक संप्रदाय किसने चलाया? संत माऊजी ने चलाया। संत माऊजी का जन्म कहाँ हुआ था? साबला गांव के अंदर हुआ था। वागड़ का धनी किसे कहा जाता है? संत माऊजी को कहा जाता है। चोपड़ा ग्रंथ के अंदर किस संत के उपदेश संग्रहित हैं? संत माऊजी के, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए देव सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं तो बहुत खास मंदिर है देव सोमनाथ मंदिर भी, जो कि सोम नदी पर बना हुआ है। देखो सोम नदी पर बना हुआ है, देवपुरा गांव में है। भगवान शिव का ये मंदिर है और पारेवा पत्थरों से बना हुआ है। काफी हल्के पत्थर होते हैं पारेवा पत्थर, और जो पत्थरों का कार्य करते हैं उन्हें सिलावट कहा जाता है। जो कारीगर होते हैं ना, जो पत्थर काटने का कार्य करते हैं, उन्हें सिलावट कहा जाता है। इस मंदिर की खासियत क्या? इस मंदिर को बनाने में जो है सिर्फ मतलब चूने, मिट्टी या पानी का उपयोग नहीं किया गया है, सिर्फ पत्थरों का उपयोग करके जो है इनको जो है ये बना दिया गया है। कैसे बनाया होगा पता नहीं मुझे भी, शायद ऐसे कुछ, ठीक है। इस प्रकार ये पत्थर रखकर ये एक के ऊपर एक पत्थर रख के बनाया गया है। चलिए श्रीनाथ जी का मंदिर आसपुरा के अंदर स्थित है, जिसका नाम पुंजराज जी ने करवाया था। इसे गोवर्धन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। विजय राजेश्वर मंदिर, इसका निर्माण भी पारेवा पत्थर से किया गया है और ये चतुर्भुजाकार में है, जिसका निर्माण महारावल, ये नाम है ना विजय, तो महारावल विजय सिंह ने इसका निर्माण शुरू करवाया था और महारावल लक्ष्मण सिंह ने जो है इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। तो विजय राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था?
तो शुरुआत तो विजय सिंह ने करवाई थी और जो पूर्ण है निर्माण वो लक्ष्मण सिंह ने करवाया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना आप ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। महलों की बात करें तो एक थंबिया महल, जूना महल, उदय विलास महल कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। एक थंबिया महल ये गेप सागर झील के पास में स्थित है और इसका निर्माण शिवनाथ सिंह ने करवाया था। अपनी माता ज्ञान कुंवरी की स्मृति में इन्होंने एक शिवालय बनवाया था। ठीक है, जिसे शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के नाम से जाना जाता है और इसी शिव ज्ञानेश्वर शिवालय को एक थंबिया महल के नाम से जाना जाता है और ये 3 मंजिला है। तो एक थंबिया महल क्या है? ये शिव ज्ञानेश्वर शिवालय है जिसका निर्माण शिवनाथ ने ही करवाया था अपनी माता ज्ञान कुंवरी की स्मृति में और यहीं पर ये जो है उदय विलास महल के अंदर बना हुआ है। 3 मंजिल का है, गेप सागर झील के पास में स्थित है। जूना महल, देखो जूनागढ़ तो कहाँ है जानते होंगे आप, बीकानेर के अंदर है, जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है। और इसका निर्माण, जूना महल का निर्माण किसने करवाया था? वीर सिंह ने करवाया था। 7 मंजिल का है जूना महल और धनमाता पहाड़ी पर यह बना हुआ है। उदय विलास महल, यहाँ के शासक महारावल उदय सिंह द्वितीय के नाम पर इसका नाम उदय विलास पड़ा है, उदय विलास महल पड़ा है। गेप सागर झील में स्थित है। परेवा और बलवारिया नामक पत्थरों से यह बनाया गया है। एक थंबा महल, देखो एक थंबिया तो कहाँ है? एक थंबिया तो डूंगरपुर में, एक थंबा भी है, एक थंबा महल, वो कहाँ पर है? वो जोधपुर के अंदर है। ठीक है, प्रमुख स्थल की बात करें तो बेणेश्वर धाम, अभी हमने बात करी थी, नवाटपुरा के अंदर स्थित है एक टापू पर। ठीक है, यहाँ पर सोममाई जहकम का त्रिवेणी संगम होता है, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यहाँ पर अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। संत मावजी के द्वारा यहाँ पर जो है संत मावजी का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है और माघ पूर्णिमा का यहाँ पर मेला भरता है। ये बेणेश्वर धाम की कुछ प्रमुख बातें हैं। गलियाकोट, गलियाकोट का उर्स बहुत फेमस है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न आता है। तो यहाँ पर संत फखरुद्दीन की दरगाह है जहाँ पर ये उर्स भरता है और संत फखरुद्दीन का उर्स भी कह सकते हो आप, या फिर गलियाकोट के उर्स के नाम से भी प्रश्न आ जाता है। तो किससे संबंधित है? ये बोहरा संप्रदाय से संबंधित है। तो बोहरा संप्रदाय का उर्स कहाँ भरता है? तो बोहरा संप्रदाय का जो उर्स है दोस्तों वो गलियाकोट के अंदर भरता है और गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। कब भरता है? तो मोहर्रम जो महीना है, मोहर्रम मुस्लिम महीना मोहर्रम, उसकी 27वीं तारीख को ये मेला भरता है। ठीक है, और गलियाकोट जो है दोस्तों ये यहाँ पर एक उद्योग के लिए फेमस है जिसे रमकड़ा उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रमकड़ा उद्योग। अब रमकड़ा उद्योग क्या है? तो इसमें मूर्तियां बनाई जाती है, मूर्तियां या खिलौने बनाए जाते हैं, उसके लिए जाना जाता है रमकड़ा उद्योग। गलियाकोट के अंदर एक होली खेली जाती है, गोबर के कंडों से होली खेली जाती है। तो गोबर के कंडों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर की। संत फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर स्थित है। बोहरा संप्रदाय से संबंधित है ये। बोहरा संप्रदाय का उर्स कहाँ लगता है? गलियाकोट में लगता है। कब लगता है? मोहर्रम की 27वीं तारीख को लगता है। रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट का प्रसिद्ध है। गलियाकोट क्यों जाना जाता है? रमकड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है। गोबर के कंडों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? गलियाकोट की प्रसिद्ध है। चलिए कुछ प्रमुख व्यक्तियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भोगीलाल पांड्या जिन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है, इनका जन्म सिमलवाड़ा गांव के अंदर हुआ था 1904 में और इन्होंने वागड़ सेवा संघ की स्थापना करी थी दोस्तों। किसकी? वागड़ सेवा संघ की स्थापना करी थी। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी इन्होंने 1944 के अंदर। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। वागड़ का धनी किसे कहा जाता है? वागड़ का धनी तो ये कहा जाता है दोस्तों संत मावजी को कहा जाता है। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा 1976 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम गुरु गोविंद गिरी की। तो बांसिया गांव में इनका जन्म हुआ था 1858 में डूंगरपुर के अंदर। ये भी एग्जाम में प्रश्न आया है। बंजारा परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। संप सभा की स्थापना करी थी इन्होंने भीलों में जन जागृति पैदा करने के लिए 1883 के अंदर। इसके अलावा इन्होंने भीलों के उत्थान के लिए भगत आंदोलन भी चलाया था। और इन्हीं के समय जो एक घटना होती है मानगढ़ धाम जो बांसवाड़ा के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था 17 नवंबर 1913 को, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गुरु गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ था? 1858 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बासिया गांव के अंदर हुआ था। एक बंजारा परिवार में संत सभा की इन्होंने स्थापना की थी 1883 में और भगत आंदोलन भी चलाया था। नगेंद्र सिंह
ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं जिनका जन्म डूंगरपुर के अंदर ही हुआ था 85 से 88 के अंदर। इसके अलावा ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे 72 से 73 के अंदर, और 1973 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो नगेंद्र सिंह का संबंध जो है वो डूंगरपुर से है। गवरीबाई, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। क्या नाम था, शिव सिंह ने इनका मंदिर बनवाया था। इन्हें वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है, और ये जो मंदिर है इसे बाल मुकुंद मंदिर भी कहा जाता है, गवरीबाई के मंदिर को। महारावल लक्ष्मण सिंह, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज एक शिकारी के रूप में, और ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे 77 से 79 के बीच में। कालीबाई, तो रास्तापाल कांड हुआ था दोस्तों डूंगरपुर के अंदर 1947, जिसमें नानक भाई भील और सेंगा भाई ये दो टीचर थे, और ये उनकी एक शिष्या थी कालीबाई। इनसे संबंधित ये घटना है जो कि 1947 में हुई थी। सेंगा भाई नामक शिक्षक को जो सैनिक थे वो घसीट कर लेकर जा रहे थे गाड़ी के पीछे, तो इस दौरान उनकी शिष्या आती है कालीबाई, वो ये घटना को देखती है और उनसे रहा नहीं जाता और वो उनको छुड़ाने का प्रयास करती है, और इस छुड़ाने के प्रयास में सैनिक द्वारा जो गोली चलाई जाती है उस गोली से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इन्हें राजस्थान की एकलव्य कहा जाता है। राजस्थान में साक्षरता की देवी कहा जाता है कालीबाई को, और गेप सागर झील के पास में इनका जो है पैनोरमा बनाया गया है। शुभंकर की बात करें तो यहाँ का शुभंकर है जांगिल, और शुभंकर का वीडियो अपलोड कर रखा है, देख लेना आप। राजमार्ग जो है यहाँ से, जो राजस्थान का सबसे व्यस्त राजमार्ग है 8, वो यहाँ से होकर गुजरता है डूंगरपुर से, जिसके नए नंबर कौन कौन से 48 और 58। सोम कमला अम्बा परियोजना का संबंध कहाँ से है? डूंगरपुर से है। रथ उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? डूंगरपुर में होता है। संत माऊजी की सवारी निकलती है भादवे की पूनम को। सुरपुर के मंदिर है यहाँ पर जो कि गांगड़ी नदी पर स्थित है, तो गांगड़ी नदी कहाँ है? डूंगरपुर में है। देश का पहला पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला, ठीक है, देश का पहला पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? तो वो डूंगरपुर है। पहला साक्षर जिला तो शायद अजमेर है, और गांव जो है मसूदा। राड रमण महोत्सव डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है। पितृ पूजा महोत्सव कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को इसका आयोजन होता है डूंगरपुर के अंदर। राड रमण महोत्सव का आयोजन कब होता है? डूंगरपुर के अंदर होता है। ये होली के बाद होता है शायद इसका आयोजन राड रमण महोत्सव का। राजस्थान का पहला जैविक जिला डूंगरपुर है। राजस्थान का पहला जैविक जिला डूंगरपुर, ठीक है। तो शुभंकर क्या है? जांगिल है। NH 8 गुजरता है। रथ उत्सव कहाँ आयोजित होता है? डूंगरपुर। सुरपुर के मंदिर डूंगरपुर। पहला पूर्ण साक्षर जिला है। अभी दोस्तों लास्ट में क्विज भी करेंगे हम, तो क्विज तक भी बने रहना, ताकि क्विज से भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये डूंगरपुर जिला। बड़ौद गांव क्या है? ये वागड़ की राजधानी रहा है। मामा भाणजा मंदिर है यहाँ पर, और पार्श्वनाथ के जैन मंदिर भी है यहाँ पर। मामा भाणजा की छतरी कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। बरबूदनिया गांव ये क्यों जाना जाता है? तो यहाँ पर देश का पहला जनजातीय क्षेत्र का महिला सहकारी मिनी बैंक स्थापित किया गया था जनजातीय क्षेत्र में, ठीक है। देश का पहला महिला सहकारी मिनी बैंक जो कि जनजातीय क्षेत्र में स्थापित किया गया था, कहाँ? बरबूदनिया गांव डूंगरपुर। रुख भायला कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1986 में डूंगरपुर से। प्राचीन सिक्कों की बात करें तो यहाँ पर उदय शाही और सलीम शाही सिक्के चलते थे। सबसे कम अनुसूचित जाति SC, ठीक है, तो सबसे कम SC की जनसंख्या कहाँ पर है? तो डूंगरपुर में है कितनी? 52,267 2011 के अनुसार। परसेंटेज में पूछ ले तो भी डूंगरपुर ही है 3.8%। यहाँ पर एक पंचायत समिति है, सीमलवाड़ा पंचायत समिति, जहाँ पर डामोर जनजाति पाई जाती है। भाषा यहाँ पर वागड़ी भाषा बोली जाती है। और झूमिंग कृषि, तो यहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि होती है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करना, उसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसे वालरा कहा जाता है झूमिंग कृषि को, तो स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का केंद्र संत फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? तो गलियाकोट के अंदर है। गवरीबाई के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शिव सिंह ने करवाया था। देश का पहला आदिवासी महिला सहकारी निजी बैंक किस गांव में स्थापित किया गया? बरबूदनिया गांव के अंदर। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने कब की? 1944 में की। रुख भायला कार्यक्रम जो कि वनों को बढ़ावा देने से संबंधित है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1986 में हुई थी। मांडो की पाल से कौन सा खनिज निकलता है? फ्लोरस्पार निकलता है, फेल्सपार नहीं, फ्लोरस्पार, ठीक है, फ्लोरस्पार। फेल्सपार तो अजमेर से निकलता है, मकरेड़ा से। संत माऊजी का जन्म कहाँ हुआ था? संत माऊजी का जन्म हुआ था साबला गांव के अंदर हुआ था। नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो ये प्रेमल देवी ने करवाया था, आस्करण की रानी। एकीकरण के कौन से चरण में डूंगरपुर को शामिल किया गया?
तो ये कराया गया था दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ। रास्तापाल की घटना 1947 में घटी थी। बांगड़ प्रदेश की राजधानी है, तो ये बड़ौद या बड़ौदा जो थी वो बागड़ प्रदेश की राजधानी थी, वागड़ प्रदेश की राजधानी। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला कब भरता है, तो माघ पूर्णिमा को ये मेला भरता है। वागड़ की मीरा गौरी बाई। एक थंबिया महल के लिए कौन से कथन सत्य हैं, क्या ये 3 मंजिला है, एकदम सत्य है। इसका निर्माण किसने करवाया था, शिवनाथ सिंह ने करवाया था, जी हाँ करवाया था, अपनी माता ज्ञान कुंवरी की स्मृति में। ये शिव ज्ञानेश्वर शिवालय, हाँ तो सारे ही सही है एकदम, ठीक है। जूना महल के लिए सही बात कौन कौन सी है ये देखना हमें। ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसका निर्माण रावल वीर सिंह ने करवाया था, 7 मंजिला है, तो सभी सही है ये, ठीक है। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर में है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। भगत आंदोलन चलाने वाले गोविंद गुरु का जन्म किस गांव में हुआ था, तो बांसिया गांव में हुआ था। चलिए, एकीकरण के समय डूंगरपुर के महारावल कौन थे, तो ये लक्ष्मण सिंह थे। किस वागड़ राजा ने वागड़ राज्य को 2 हिस्सों में करके अपने पुत्रों में बांट दिया था, तो ये थे उदय सिंह, जिनके 2 पुत्र थे, एक तो पृथ्वीराज और एक था जगमाल, ठीक है। गेब सागर झील के तट पर स्थित शिव ज्ञानेश्वर शिवालय किस नाम से जाना जाता है, तो एक थंबिया महल के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर का पूर्व राजस्थान संघ में विलय कब हुआ, 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण था।